नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास पर होगा मंथन। ओमान में वाणिज्यिक जहाज सेतेबेलो पर हमले में भारत ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर विरोध दर्ज किया। हमले के बाद से भारतीय चालक दल के 3 सदस्य अब भी लापता। अमेरिका ईरान के बीच फिर भड़का युद्ध। अमेरिका के हालिया हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने का ऐलान किया। अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से भी किया इनकार। दिल्ली में ठंडी हवाएं चलने से मौसम हुआ सुहावना। मौसम विभाग ने दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का अनुमान जताया। और खेल की खबरों में आज रात से होगा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आगाज। सह मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। और आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास विषय पर आयोजित इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे। बैठक में आयु, क्षेत्र, लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से परे प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को केंद्र में रखकर रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को ठोस और मापनीय परिणामों में बदलने के लिए आवश्यक कदमों पर भी विचार विमर्श होगा। बैठक में प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डेटा आधारित प्रणालियों और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ने पर विशेष जोर होगा। प्रपोजल हम रख रहे हैं, डेफिनेटली जो थीम है उसी के ऊपर हम बात करेंगे और डेफिनेटली गोवा सरकार के लिए यानी बाकी जो कुछ है वो डिमांड हम रखेंगे नीति आयोग में। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध एक बार फिर भड़क गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर रातों रात हमले का नया दौर शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमले ईरान की लगातार जारी आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं। यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के कुछ घंटों के बाद हुई है जिसमें कहा गया था कि शांति समझौता न होने पर ईरान पर बहुत कड़े हमले किए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी ईरान के सीरक, कंगन, बंदर अब्बास और मिनाब शहरों में धमाकों की खबरें हैं। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान की शीर्ष सैन्य कमान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज पर गोलीबारी की जाएगी। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिकी हमलों में 10 गांव को पेयजल आपूर्ति करने वाले जलाशयों को निशाना बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि एक गुप्त सैन्य अभियान के तहत 10 करोड़ बैरल तेल ले जा रहे जहाजों को हॉर्मुज जल संधि से सुरक्षित निकाला गया है। तनाव बढ़ने की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब $3 बढ़कर $94 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इस बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। मध्यस्थता कर रहे कतर का एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए तेहरान पहुंचा है। ओमान तट के निकट भारतीय चालक दल वाले एक वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अमेरिकी मामलों के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक जेसन मीक्स से मुलाकात कर घटना पर भारत का विरोध दर्ज कराया। यह कदम ओमान के निकट सेतेबेलो नामक वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले के बाद उठाया गया है। पोत पर 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे।
विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में वाणिज्यिक नौवहन और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाने बनाने वाली घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों और समुद्री मार्गों में सुरक्षित और साथ ही निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है और जो 3 भारतीय अभी भी लापता हैं, उसको लेकर आगे की क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 3 हमारे नाविक जो है अभी भी उनका पता नहीं चल रहा है, उनका पता लगाना सबसे ज़रूरी है। 24 जो सी फेयर थे, नाविक थे, जो उस जहाज़ पे सवार थे जिस पर कि अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था, उसमें से 21 लोगों को तो सुरक्षित निकाल दिया गया है, लेकिन 3 नागरिकों का पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है, कहाँ हैं, जिंदा है कि मृत्यु हो गई है। तो यह जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो अभी भारत सरकार की कोशिश ये है कि उन तीनों का पता लगाया जाए। साथ ही देखिए, भारत ने कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस मसले पर जो एक ओपन डिबेट था, ओपन डिबेट में भी वहाँ उस बात को उठाया है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जल है, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग जो है, उन जल मार्गों पे किसी भी तरीके की असुरक्षा की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, चाहे वो ईरान द्वारा हो या अमेरिका द्वारा हो। देखिए, लड़ाई अगर 2 देशों के बीच में है तो उन देशों से कोई बीच में अपना समझौता वार्ता करें या जैसे भी करें उसमें सुलझाएं, लेकिन जो कमर्शियल शिप्स है, जो वाणिज्यिक शिप्स है, जिसमें कि तेल आते हैं, जिसमें कि अन्य सामान आते हैं, उन पर हमला करना वो कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय नियम के अधीन नहीं आते हैं और कहीं भी वार के जो युद्ध की स्थिति है उसमें भी नहीं आते। 2 पार्टियों के बीच का झगड़ा है, 2 पार्टियों को सुलझाना चाहिए और जो है बातचीत की जो प्रक्रिया चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, उस बातचीत की प्रक्रिया में भाग लेकर उस बातचीत को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। यह भारत की कोशिश है लगातार। और जब कल नागराज नायडू ने बुलाया अमेरिकी जो चार्ज अफेयर है, उन चार्ज अफेयर को बुलाकर उन्होंने ये बातें कही कि निश्चित तौर पे देखिए, भारत जो है वो दुनिया का सबसे सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और भारत की जरूरतें हैं जो बहुत बड़ी हैं और उन जरूरतों के बीच में अगर अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग पे इस तरह की स्थिति आती है कि कभी ईरान हमले करता है, कभी अमेरिका हमले करता है, उन जहाजों पे जो सैनिक जहाज नहीं है, उन जहाजों पे जो उस इलाके में किसी भी तरह के सैनिक हस्तक्षेप में शामिल नहीं है, वो सिर्फ गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन पर हमला करना किसी भी पार्टी द्वारा ये जायज नहीं है। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारत जो है ईरान को भी पहले कह चुका है, भारत अमेरिका को भी कहा है और इस बात पर मुझे लगता है कि भारत लगातार कायम है और भारत की यही स्थिति है, यही है कि दुनिया के सभी देशों के साथ भारत की कोशिश यही है कि जो झगड़ा है वो झगड़े आपस में निपटाएं, उन झगड़ों को जो पूरी दुनिया के जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन को बाधित करने का प्रयास न करें। जी, अब अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों और समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत ने जो चिंता व्यक्त की है, उसके बाद अब जो 3 भारतीय नागरिक लापता है, उसके साथ विदेश मंत्रालय किस तरीके से ओमान के संपर्क में है इस समय? अखिलेश, देखिए, ओमान के जो अधिकारी हैं, ओमान की जो अथॉरिटीज़ हैं, उन अथॉरिटीज़ के साथ जो वहाँ का हमारा जो दूतावास है ओमान में, ओमान का दूतावास लगातार उनके संपर्क में है और संपर्क में ही नहीं, केवल उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उन लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी वहाँ के से लगातार संपर्क है। तो निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय हो जाता है जब भारतीय नागरिक कहीं गायब हो जाते हैं और कहीं किसी युद्ध क्षेत्र में फंस जाते हैं। और हमने देखा है कि पिछले 12 साल में जिस तरीके से कहीं भी भारतीय फंसे हैं युद्ध क्षेत्र में या किसी भी अशांति के बीच में, तो उन भारतीय की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास और सारी कोशिशें भारत सरकार ने की है। विदेश मंत्रालय ने उसमें अहम भूमिका निभाई है। तो निश्चित तौर पर विदेश मंत्रालय जो है इस बार भी अहम भूमिका निभा रहा है कि वो 3 मिसिंग जो है, और जहाँ तक जानती है कि भावना की भारत के तकरीबन 10 से ज़्यादा लोग, करीब 10-11 लोग इस पूरी लड़ाई में मारे जा चुके हैं और अभी 3 मिसिंग हैं, उनका भी पता नहीं चल रहा है। तो सबसे बड़ा जोर अभी यही है कि उनका किसी तरह से पता लगाया जाए और ओमानी जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जो प्रयास है, उनके प्रयास के साथ भारत के प्रयास भी लगातार जारी है।
इसके साथ जिस तरीके से अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को तलब कर दिया है, भारत इस समय सजग है और ये चाहता है कि जो भी भारतीय नागरिक अगर हमारे लिए तेल ला रहे हैं, गैस ला रहे हैं और उन जेल क्षेत्रों से गुजरते हुए आ रहे हैं, वे सुरक्षित रहे। ऐसे में अमेरिकी दूतावास से भी कहीं ना कहीं जो भारत है वो कड़ी प्रतिक्रिया दिखाता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, भारत आमतौर पे जो समन करता है वो आमतौर पे सामान्य बातों पे समन नहीं किया जाता है। जब स्थिति गंभीर होती है तभी इस तरह की समन की जाती है, और रात में जब समन किया गया है तो मतलब यह है कि काफ़ी गंभीरता से भारत ने इस बात को उठाया है। और खास करके भारत जो ऐसा देश है जिसने कि लगातार शांति की वकालत की है, लगातार शांति के लिए वार्ता के दौरान बीच में वार्ता के माध्यम से जो आपसी झगड़े हैं उनको सुलझाने की बात की है। और ऐसे में अगर भारतीय नागरिक हताहत होते हैं या वे सब जहाज हताहत होते हैं जो युद्ध में नहीं शामिल हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई ब्लॉकेट का उल्लंघन कर रहे थे, वो न तो ईरान जा रहे थे न ईरान से आ रहे थे, और इस तरह के जहाज़ों को निशाना बनाया जाना न तो अमेरिका की घोषणा के अनुरूप है और न ही अमेरिका की जो पूरी जो अभी तक जो चेतावनी रही है उसके अनुरूप है। लेकिन इसके बावजूद अगर भारत अगर इस तरह के हमले होते हैं तो भारत ने इसीलिए जो अमेरिकी प्रतिनिधि हैं उनको बुलाकर समन किया और उनको बुलाकर ये चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाएं न घटनी चाहिए। और चूंकि 4 DFR थे, राजदूत यहाँ नहीं थे दिल्ली में, वो कहीं और की यात्रा पर थे, इसलिए जो दूसरे वहाँ के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उस अधिकारी को बुलाकर ये चेतावनी दी गई है और उन्हें इस बात की हिदायत दी गई है कि भारत इस लड़ाई में कहीं नहीं है, ये आप लोगों के बीच की लड़ाई है, आप सुलझाइए, लेकिन जो निरपराध नागरिक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक, उन लोगों पर कोई हमला न हो और भारत के जो हित है भारत के हित प्रभावित न होने चाहिए और नहीं राष्ट्र प्रथम पहली नीति है और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वहां से लेकर आना और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत के लिए अभी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ एट 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बुल्गारिया दौरे पर सोफिया में वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम बातचीत की है। दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। बुल्गारिया और फिनलैंड के दौरे पर गए डॉक्टर जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रुमेन रादेव से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया। मुलाकात के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों, भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी और अस्थिर वैश्विक माहौल में जोखिम कम करने के लिए करीबी सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत में व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर, AI, अंतरिक्ष, रक्षा, पर्यटन और क्रिएटिव एंटरटेनमेंट उद्योग में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा हुई। बुल्गारिया दौरे के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में आज फिनलैंड में अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल पर्सपेक्टिव्स विषय पर आयोजित कुलतरांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। इसके अलावा वह फिनलैंड के नेतृत्व और अपने समकक्ष के साथ भी बैठक करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों पर कहा कि सभी देशवासियों को ऐसा नेतृत्व मिला है जो बहुत संवेदनशील है और सभी देशवासियों की जरूरत को समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। रेल मंत्री ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार के 12 साल की तुलना करें तो पिछले 50 सालों से अधिक विकास इन 12 सालों में हुआ है। सभी भारतवासियों का सौभाग्य है
कि हमें देश में ऐसा नेतृत्व मिला है जो संवेदनशील है, जो जनता की ज़रूरतों को समझते हैं, और एक ऐसा नेतृत्व जिसने भारत को विकसित भारत बनाने की नींव रखी है, उस रास्ते पे अग्रसर किया है। और 1950 से लेके 1990 तक के अगर हम देखें 4 दशक, जिसमें प्राइमरीली कांग्रेस का राज था, उस पूरे पीरियड को अगर कंपेयर करें ये पिछले 12 वर्षों के पीरियड से, तो आप देखोगे कितना बड़ा परिवर्तन आया है। देश में जो सुधार हुआ है उसे कोई भी अगर न्यूट्रल पर्सन अगर कंपेयर करे तो 50-60 वर्षों के काम के बनिस्पत ये 12 वर्षों का काम आगे बढ़ता है। सर, अमृत भारत स्टेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दे दी है। अमरावती नया शहर बन रहा है। नए शहर में कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यालय हैं। इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए लगभग 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। आइए आपको दिखाते हैं इससे जुड़ा यह वीडियो। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, एक ऐसा शहर जो 21st सेंचुरी की जरूरतों को देखकर डिजाइन हो रहा है। स्क्वायर ग्रिड लेआउट, परपेंडिकुलर सड़कें और प्लान्ड सेक्टर्स। एक नई राजधानी को सच बनाने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना होता है। पहले मास्टर प्लान, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर वो इकोसिस्टम जो उसे एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाता है। अमरावती आज उसी अगले पड़ाव पर है। इसी सोच के साथ कैबिनेट ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला, एक इंटीग्रेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जमीन 5.5 एकड़, कंस्ट्रक्टेड एरिया 23 लाख स्क्वायर फीट, जो कि 2 ब्लॉक्स में होंगे। अनुमानित लागत 1299 करोड़। अमरावती नया शहर बन रहा है, तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। दूसरा फैसला, कर्मचारियों के लिए मॉडर्न रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, उनको एक जगह कंसोलिडेटेड वे में बनाने के लिए आज ये फैसला लिया। जमीन 17 एकड़, क्वार्टर्स 1500 रेजिडेंशियल फ्लैट्स, अनुमानित लागत 1234 करोड़ रुपए। ऑफिस के ठीक पास एक ही जगह पर एक बेहतरीन कम्युनिटी, यानी एक इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम। अमरावती दुनिया के सामने एक प्लान्ड, मॉडर्न और फ्यूचर रेडी कैपिटल बनकर उभरेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारत अब दुनिया के एआई केंद्रों में से एक बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐतिहासिक कदम में टेक दिग्गज मेटा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है और भारत में अपना पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहा है। यह देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जा रहे सबसे बड़े निवेशों में से एक है। भारत का एआई हब बनने की दिशा में एक नया ऐतिहासिक कदम। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर में मेटा का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। यह सेंटर 168 मेगावाट क्षमता के साथ शुरू होगा और भविष्य में बढ़ती एआई मांग को देखते हुए और बड़ा किया जा सकेगा। इस निवेश से भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और देश वैश्विक एआई मानचित्र पर और अधिक सक्षम बनेगा। यह परियोजना मेटा के लिए भारत के तेजी से बढ़ते यूजर मार्केट में निवेश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कंपनी का कहना है कि यह डेटा सेंटर उसके उत्पादों और अगली पीढ़ी की एआई तकनीक को भारतीय यूजर्स के करीब लाएगा, साथ ही वैश्विक एआई नेटवर्क को भी मजबूत करेगा। इस सेंटर को पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जाएगा और इसे समुद्री जल से ठंडा किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा और पानी की लागत मेटा वहन करेगा। मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जुगरबर्ग ने कहा, हमें रिलायंस के साथ मिलकर भारत में अपना पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर बनाने पर गर्व है। जामनगर में यह विश्व स्तरीय सुविधा हमारे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में मदद करेगी और भारत की अर्थव्यवस्था में हमारे दीर्घकालिक निवेश को और गहरा करेगी। इस घोषणा से मेटा रिलायंस साझेदारी के और भी व्यापक होने का संकेत मिलता है। यह साझेदारी मेटा के जियो प्लेटफॉर्म्स में अरबों डॉलर के निवेश के साथ शुरू हुई थी और अब एआई नवाचार और डिजिटल कनेक्टिविटी तक फैल चुकी है। डेटा सेंटर
के अलावा मेटा ने क्लीन मैक्स और फोर्ड पार्टनर एनर्जी के साथ मिलकर भारत में लगभग 1 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का भी समर्थन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा है कि मेटा के साथ ये साझेदारी भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नए युग का संकेत है। भारत का पहला बिल्ट टू सिस्टम एआई डेटा सेंटर बनाना, जो मेटा जैसी वैश्विक तकनीकी कंपनी के लिए हो, यह दिखाता है कि भारत वैश्विक एआई क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे जैसे वैश्विक टेक दिग्गज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की होड़ में हैं, ये साझेदारी भारत को सिर्फ एक बड़ा डिजिटल मार्केट ही नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रणनीतिक हब बनाने में मदद करेगी और वैश्विक एआई क्रांति में देश की बढ़ती भूमिका को और ज्यादा मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर खेल से जुड़ी हुई। फुटबॉल विश्व कप 2026 का आज से आगाज होने जा रहा है। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला मेक्सिको सिटी में मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। विश्व कप का ये संस्करण अब तक का सबसे बड़े होने जा रहा है। विश्व कप 2026 में 48 टीम हिस्सा लेंगी और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब 3 देश मिलकर फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी देंगे। सितारों की बात करें तो लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना मौजूदा चैंपियन है और अपने खिताब की रक्षा करना चाहेगी। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल को पहली बार विश्व कप जिताना चाहेंगे। नेमार ने अब तक विश्व कप नहीं जीता है और वे 5 बार के चैंपियन ब्राजील को एक बार फिर विश्व चैंपियन बनाना चाहेंगे। किलियन एम्बापे की फ्रांस भी मजबूत नजर आ रही है। टीनेजर स्टार लेमिन यमाल के साथ स्पेन भी इस बार खिताब की दावेदारी कर रहा है। जर्मनी और इंग्लैंड भी तैयार है। वहीं 4 बार की विजेता लगातार तीसरी बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। वनडे सीरीज इसी सप्ताह के अंत से धर्मशाला में शुरू होगी। बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभ्यास करते वक्त हार्दिक पांड्या के पैरों में खिंचाव आ गया। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का टीम में चुनाव उनकी फिट घोषित होने की शर्त पर ही किया गया था। इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।